बदबख्त बेटी थी यास्मीन, जिसने बाकायदा तौर पे इस कत्ल में अपनी माँ सुगरा बीबी का साथ दिया और बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि उसके पेट पे बैठी रही। जब उसको कत्ल कर रहे थे उसके पेट पे बैठी रही और ये जो सुगरा बदबख्त थी उसके मुंह पे बैठी रही। तमाम चीज़ों को जानते हुए वो ये कर रहे थे, तो मतलब कोई ना कोई तो उनके पास मोटिव होगा ना। और वो जो बदबख्त था जिसने 10 या 15 हज़ार रुपया, 10 हज़ार पहले लिया, 5 हज़ार बाद में लिया, उसने 15 हज़ार के लिए नहीं किया। ये हो सकता है कि उसको 15 हज़ार इसलिए दिया गया हो कि तुम आ जा, पैसे ला के आ जा, तो तुम पैसे ला के चले भी जाई। और हो सकता है उसने जो टोका खरीदा हो उसके पैसे, मतलब कि ये 15 हज़ार उसको वो दिया। मर्डर करना इटसेल्फ बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि उसके बाद मर्डर करने के बाद वो बॉडी एक साबित एक ही पीस में थी ना, मतलब कि उसमें से खून नहीं अभी निकल रहा था। इन लोगों को देखें, इनके जिगरे मेरा ख्याल है स्टील के होंगे कि जिन लोगों ने उसको फिर छुरा लगाया, फिर खून बहा, फिर बता रहे हैं कि उसका पेट काटा तो उस बीच में से आंतरियां भी निकली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे एक ही खबर जो है गर्दिश कर रही है, ज़ारा कत्ल केस के। ज़ारा को किस तरह बेदर्दी के साथ उसके अपनों ने ही मर्डर किया और उसके बाद जिस तरह उसको सफाकियत की इंतहा ये थी कि जिस तरह उसके पीस करके भाए गए, तो यकीनन सोशल मीडिया पे कोराम अच्छा। मेरे साथ अली हमजा मौजूद हैं जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते हैं। इनकी बड़ी ग्रिप है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया। इनसे जानते हैं कि क्या पेशरफ्त आई है और क्या इंकशाफात किए हैं मुलजमान ने। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मुझे बताइएगा कि ज़ारा मर्डर केस यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और सोशल मीडिया पे हर तरफ लोग जो है इसको ही फोकस किए बैठे हैं। आपकी सलमान कुरैशी साहब से भी मुलाकात हुई और आप तमाम जो लाहिकीन से उनसे भी मुलाकात करके आए और उनके मौक़िफ़ लिए। क्या समझते हैं, क्या पेशरफ्त आई मुलजमान ने, क्या इंकशाफात किए हैं कि क्यों ये मर्डर किया उन्होंने? देखें जी, पहले दिन से ही पता है और तमाम अहबाब मुझ समेत पूरे पाकिस्तानियों ने इसका कर्ब और दर्द तो महसूस किया। और पहले दिन ही जब इन लोगों को रवायती अंदाज में इनसे इंटरोगेट किया गया, इनसे तफ्तीश की गई, तो इन लोगों ने बताया कि ये बुग़्ज़ और हसद का मामला था। देखें अब्दुल्ला भाई, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हैवान बना देती है, बल्कि हैवान से भी कोई अगले लेवल की कोई चीज़ हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ तो हैवान भी नहीं करता नॉर्मली। तो ये बुग़्ज़ और हसद था, जिसमें लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी औरत को फ़लाँ मर्द ने मारा और मर्द जो है औरत की कामयाबी या तरक्की नहीं देख सकती। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ग्राउंड में जाके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है। अगर तो औरत सास के रूप में है तो उसने अपनी बहू को तंग किया हुआ है, और अगर बहू स्ट्रॉन्ग है तो उसने अपनी सास को तंग किया हुआ है, ठीक है। मर्द को इस्तेमाल किया जाता है। सास ताकतवर होगी तो अपने बेटे पे असरअंदाज होकर बहू की ज़िंदगी जीर्ण कर देगी, और अगर बहू ताकतवर होगी तो अपने हस्बैंड पे इन्फ्लुएंस करके माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर देगी। हमने इस तरह की हज़ारों स्टोरीज देखी हैं। यहाँ पे ये था कि जो कदीर था, जो इन दोनों सास और बहू के दरमियान एक कड़ी थी, वो सऊदी अरब था, ठीक है। तो बजाय कि लड़ाई कदीर के एंगल से होके जाती कि माँ ने कुछ कहा कदीर को और कदीर ने आके कहा, या बीवी ने कुछ कहा और कदीर ने आके माँ को कहा, वो मुमकिन नहीं था क्योंकि कदीर दूसरे मुल्क बैठा हुआ था। तो इन ख़वातीन का जो भी मामला चल रहे थे हसद और बुग़्ज़ के हवाले से, वो आपस में ही चल रहे थे। अब जो सुगरा बीबी है, इसके शौहर इंतकाल कर चुके हुए हैं, लेकिन जब हमने अहले इलाका से पता किया तो उन्होंने कहा कि सुगरा बीबी के शौहर भी अरसा दराज बिरून मुल्क काम करते रहे। फिर उसके बाद जो उसकी बदबख्त बेटी थी यास्मीन, जिसने बाकायदा तौर पे इस कत्ल में अपनी माँ सुगरा बीबी का साथ दिया और बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि उसके पेट पे बैठी रही। जब उसको कत्ल कर रहे थे उसके पेट पे बैठी रही, और ये जो सुगरा बदबख्त थी उसके मुंह पे बैठी रही सराहना लेके, और वो जो नवीद था वो हाथ और पाँव पकड़ के उसके वहाँ बैठा रहा। यास्मीन का शौहर भी बैरून मुल्क होता है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि सुगरा ने खुद अपनी बहू के जो है वो पीस किए, पार्ट किए, क्या ये ठीक है? अच्छा, इस हवाले से जो हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जो दौरान तफ्तीश इन लोगों ने इंकशाफ किया, उसमें ये लोग बताते हैं कि शायद पीसीस जो थे वो नवीद कर रहा था। क्योंकि आप ये नॉर्मली देखें कि इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने मसल रखा हुआ है, फिर उसके बाद उसका गोश्त होता है, फिर खून होता है, फिर चर्बी होती है, फिर उसकी जो है स्किन होती है, फिर हड्डी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। तो बेसिकली नवीद को ये काम सौंपा गया। अच्छा, नवीद किरदार क्या है? हाँ, नवीद जो था
ये एक लाहौर से कसाई बुलाया गया था और ये कसाई इस अंदाज में बुलाया गया था कि इनके आपस में कुछ जो मुबैना तौर पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि गालिबन यास्मीन के उसके साथ कुछ मामला थे। देखें, एक शख्स जो आपका कहीं दूर से कोई रिश्तेदार लगता है और डायरेक्ट रिश्तेदार भी नहीं है, कोई आपके रिश्तेदार ने उसको ले पालक किया हुआ है, वो शख्स एक खातून के घर 3 या 4 दिन आके ठहरा। तो आप सोच सकते हैं कि 3-4 दिन वो कैसे एक नामहरम औरत के घर आके वो ठहर सकता है। प्लानिंग के हिस्सा था, प्लानिंग का हिस्सा था। यास्मीन के घर 2-3 दिन ये रहा है और यास्मीन का अपना हस्बैंड भी बाहर है, उसके शोहर की गैर मौजूदगी में एक गैर मर्द आके उसके घर रह रहा है और फिर वो आपके कहने में एक इतनी घिनौनी जो वारदात है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है 10 या 15 हज़ार के लिए तो कोई भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना तो अक्ल शऊर हर बंदे के पास है। आजकल आपको पता है कि हमारे जो रुपए की कदर कीमत गिर गई है, तो 10-15 हज़ार में कोई बंदा तो किसी को ये कह देना कि 10-15 हज़ार में मेरी गाड़ी ठीक करवा के ले आओ, तो बंदा नहीं जाता कि भाई ये 10-15 हज़ार मैं गाड़ी पे लगाऊंगा या अपने पास रखूंगा। तो 10-15 हज़ार में एक बंदा कत्ल के बाद गोश्त के पीस करने के लिए तैयार हो गया, तो उसको कोई ना कोई तो उसके अंदर कोई और चीज़ जो है उसको खिंचाव दे रही थी ना, मजबूर कर रही थी कि वो उसके कहने पे ये वारदात करें। फिर यास्मीन, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि सुगरा बीबी का हस्बैंड एक तो इंतकाल कर गया, लेकिन सारी उम्र वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहा। ज़ारा जो बदकिस्मत बची थी, जिसको उसके बेटे के सामने उसको कत्ल किया गया, फिर टुकड़े किए गए, उसका हस्बैंड के दिए वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो भी बिरूने मुल्क जो है जॉब किया करता था। और जो यास्मीन है इसका हस्बैंड भी यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था। उसके अलावा सुगरा बीबी की एक और बेटी है सबा, जो इसके जेठ के घर ब्याई गई थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसका हस्बैंड भी यहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। मतलब कि आप ये देखें कि कोई इन तमाम जो ख़वातीन थी इनके सर पे जो इनका कोई घर का सरबराह मौजूद नहीं था और इनके जहन में जो बदबख्ती आ रही थी ये वो किए जा रहे थे। अब नॉर्मली आप इस केस में एक और जो अजीबोगरीब चीज़ देखेंगे वो ये है कि नॉर्मली जो आप इस तरह के देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक या कोई बहुत ज़्यादा होलनाक वारदात देखते हैं, तो नॉर्मली वो अकेला शख्स करता है, क्योंकि वो अकेला शख्स उसके जहन में जो बदबख्ती आ रही होती है वो किए जा रहा होता है। यहाँ पे 3-4-5 लोग इन्वॉल्व थे और किसी एक के भी जो है दिल में या दिमाग में 1 मिनट के लिए भी खौफ नहीं आया। मतलब कि जिस खातून को, अच्छा, अमूमन होता है ना कि कभी बंदा मर्डर कर दिया तो बंदा फौरन सोचता है कि यार ये मेरे से क्या हो गया। आप यहाँ क्या समझते हैं कि उस खातून ने उसको प्लानिंग के साथ मारा और मारने के बाद उसके जिस्म के टोटे किए, टोटे करने के बाद वो फेंकी और एक दफ़ा भी वो घबराई नहीं, क्योंकि शबीर जो है उसी रात उस घर में चला गया था, उसका ज़ारा का बाप। तो क्या वो किस सोच की, आपने पहले भी ऐसे इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम देखें, इस पूरे केस में जब हम लोग अहले इलाका के पास गए और इनके रिश्तेदारों से बात की, तो वो बार बार कह रहे थे कि ये खातून पहले भी तावीज़, धागा टोना, इस तरह की चीज़ें किया करते थे। आप एक चीज़ देखेंगे कि जो लोग इस तरह की अमलियात के साथ मुंसलिक होते हैं, वो जब भी कोई बदबख्ती करते हैं तो उसमें इसी तरह की कोई वारदात होगी कि जिस्म मारने के बाद काटा गया, खून निकाला गया, खून पिया गया, या इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। पता नहीं ये उस अमलियात का हिस्सा होता है या क्या होता है, इन लोगों का इस हवाले से बाहर डर खौफ उतर गया होता है। आप सोचें कि एक मर्डर करने के बाद, मतलब कि नॉर्मली एक इंसानी फितरत है कि उससे जब भी कोई हरकत हो जाएगी, गलत हरकत हो जाएगी या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई अचानक कोई भी, मतलब कि वो दानिस्ता करे या गैर दानिस्ता करे, फौरी तौर पे उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि वो फौरी तौर पे कहता है कि ये क्या कर दिया। अब आप सोचें कि मैं इसको जब इस पर मुख्तलिफ व्लॉग किए तो मैं उसमें बार बार कह रहा था कि मर्डर करना इटसेल्फ बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि उसके बाद मर्डर करने के बाद वो बॉडी एक साबित एक ही पीस में थी ना, मतलब कि उसमें से खून नहीं अभी निकल रहा था। इन लोगों को देखें, इनके जिगरे मेरा ख्याल है स्टील के होंगे कि जिन लोगों ने उसको फिर छुरा लगाया, फिर खून बहा, फिर बता रहे हैं कि उसका पेट काटा तो उस बीच में से आंतरियाँ भी निकली। आप सोच लें, फिर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करना, और मतलब कि मर्डर उन्होंने मेरा ख्याल है 2-2.5 मिनट में कर दिया होगा। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में उसकी बॉडी को डिस्पोज किया जा रहा था उसमें इनको 4 या 5 घंटे लगे होंगे। और आप सोचें उस वक्त एक वक्त के लिए कि उस कमरे की हैबत जहाँ पे उनकी सगी बहू जो है मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ी हुई है, उसका खून पड़ा हुआ है, उसकी आंतरियाँ पड़ी हुई हैं, उसका सर उतार के अलग रखा हुआ है। आप सोचें कि ये कैसे अजीब या बदबख्त लोग थे कि इनके दिल में खौफ नहीं आया। मतलब कि आप सोचें, आप, मैं या कोई भी मुझ समेत कोई भी पाकिस्तानी उस कमरे में किसी को बांध के बिठाया गया होता तो वो शायद उसका दिल धड़कना बंद कर देता। अली भाई, आपको याद होगा कि हम एक रिपोर्ट करने गए थे केस जहां 5 मर्डर हुए थे, तो वहाँ इंसानी खून की इतनी महक थी कि हमारे सर जो थे ना, हाँ, बड़ी शदीद दर्द करने लग रहे थे। इनको क्या
कैसी तबीयत थी इनकी, कैसे इनके जिगरे थे कि किस तरह दीदा दिलेरी के साथ उसको डिस्कार्ड करने के बाद उसी घर में डिटाई के साथ बैठे हुए कि हमें नहीं पता खतून का। अच्छा, मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे लगता है इस पूरे वाक़ये में ना जो एक बंदा ये पूरी वारदात करते हुए बार बार मेरा ख्याल है डरता होगा और बार बार उसके जहन में कोई चीज़ आती होगी, वो होगा नवीद। क्योंकि वो या तो 10 या 15 हज़ार के लिए कर रहा था, या जो भी खतून के साथ इन्वॉल्व थी उसकी मोहब्बत में कर रहा था। तो उसको बहरहाल, क्योंकि उसके जहन में तो ज़ारा के लिए कोई बुग़्ज़ या हसद तो नहीं ना था। अच्छा, तफ्तीश में कहीं ऐसा कोई इंकशाफ हुआ है कि ज़ारा ने इनको किसी हालत में देख लिया हो, क्योंकि इस तरह उसको मारना और इस तरह उसकी बेटी का शामिल शरीक होना कहीं अच्छा, दौरान तफ्तीश जो हमारे पुलिस हुकाम से बात हुई है, वो इस चीज़ के मुतल्लिक बिल्कुल खामोश हैं। वो कहते हैं इस हवाले से दौरान तफ्तीश किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और जो नवीद था वो इस घर में नहीं रह रहा था, वो यास्मीन के घर रह रहा था। और आप और मैं उस घर में भी गए हैं जब यास्मीन के पास एक अपना, मेरा ख्याल है ये इतना उसका घर था या इससे बड़ा था, एक ही कमरा लग रहा था, उसके पास अपना एक चारदीवारी मौजूद है जिसके अंदर वो मुंह काला कर सकती है। तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी माँ के घर जाके मुंह काला करे? ठीक है, तो इस वजह से मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ज़ारा इस हवाले से बिल्कुल खामोश होगी। वैसे ही उसको शायद पता हो कि आपको पता है कि जब इस तरह की कोई बात होती है, छोटा सा इलाका हो, गाँव हो, तो वहाँ पे ये बात निकल जाती है। ये ऐन मुमकिन है कि ज़ारा को जब अहले इलाका के हवाले से या कोई घर में कुछ इस तरह की चीज़ें पता लगी हों, उसने अपने शोहर को बताया हो कि इस तरह के मामलात हैं और वो ही एक वजह बनी हो। मतलब कि आप ये सोचें कि अचानक, मैं भी बार बार इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि कोई तो ऐसा इवेंट होगा ना जिसने ट्रिगर किया होगा कि नहीं नहीं यार, आज रात ये काम करना है या आज ही करना है, और उससे पहले उन लोगों ने उसकी तैयारी की होगी, कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर ज़रूर की होगी। और उस ट्रिगर में हो सकता है कि ऐसा मुमकिन हो कि यास्मीन के पास वो जो नवीद था कुछ दिन रहा और वो बिल्कुल घर उनसे चंद फासले पे है, तो बहुत से लोग आते जाते बताते होंगे या कोई ना कोई चीज़ डिस्कस हुई होगी जो उसने अपने मियाँ तक बताई होगी। मतलब कि इसमें कोई ना कोई छोटी सी एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होगी जिसने इन तमाम मुल्ज़िमान को ट्रिगर किया होगा और वो इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गए होंगे। मतलब कि यार ये इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। इसी मुआशरे में मुख्तलिफ प्रोग्राम आपने देखे, हमने मुख्तलिफ जो है कल्प्रिट्स के इंटरव्यू किए, सलमान कुरैशी साहब हैं, मियाँ इमरान साहब हैं, हमाद साहब हैं, मतलब मुख्तलिफ जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम थे, मुल्ज़मान थे, उनके इंटरव्यू नॉर्मली हर बंदे ने टीवी पे देखा हुआ है। और आपको पता है कि हर पाकिस्तानी शहरी को पता है कि इस तरह की कोई भी वारदात हो वो छुपी नहीं रह सकती। बिल्कुल। इस तमाम चीज़ों को जानते हुए वो ये कर रहे थे, तो मतलब कोई ना कोई तो उनके पास मोटिव होगा ना। और वो जो बदबख्त था जिसने 10 या 15 हज़ार रुपया, 10 हज़ार पहले लिया, 5 हज़ार बाद में लिया, उसने 15 हज़ार के लिए नहीं किया। ये हो सकता है कि उसको 15 हज़ार इसलिए दिया गया हो कि तू आ जा, पैसे ला के आ जा, तो तुम पैसे ला के चले भी जाई। और हो सकता है उसने जो टोका खरीदा हो उसके पैसे, मतलब कि ये 15 हज़ार उसको वो दिया, उसके पास देखेंगे उसके पास कोई रीज़न भी नहीं ना था। मतलब कि वो तो ज़ारा को जानता ही नहीं था डायरेक्टली। वो जो भी कर रहा था वो उसलिए कर रहा था कि उसके दिल में कोई चीज ऐसी होगी जिसके कहने पे वो कर रहा होगा। मतलब कि उसके पास मोटिव नहीं था ना, उसको पैसे मिले उसके लिए। उन्होंने ज़ारा को मर्डर कर दिया, सुगरा ने और यास्मीन ने, और जो साथ दो थे। मर्डर करने के बाद उसके सर को जलाने की क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई? क्या उसको जादू में किसी तरह शरीक किया जा रहा था या कोई और, क्या उनके जहन में क्या था? यार देखें, नॉर्मल की जब आपने देखा है कि हमारे यहाँ रवायती केसेस होते हैं तो आप पूछते हैं, किसी ढोंगी बाबे को भी पकड़ें तो वो आपसे जानवर की सीरी मंगवा लेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें तो मंगवाई जाती हैं। अब ऐन मुमकिन है एक खातून जिसको पूरे इलाके वाले जानते हैं कि ये इस हवाले से मशहूर है, हो सकता है कि वो उस चीज़ पे कोई ना कोई अमलियात कर रही हो, ऐन मुमकिन है। दूसरी, इसमें अगर टेक्निकली बात की जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि चेहरा, हाथ और पाँव एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी शिनाख्त हो सकती है। ठीक है, चेहरा, हाथ और पाँव को अलग से रख के, जला के और दूर फेंकने का एक बड़ा मकसद ये था कि इस खातून का जिस्म कहीं से नाले से बरामद हो भी जाता है, जब उसमें से किसी किस्म की कोई शिनाख्त नहीं हो पाएगी कि चेहरा किसका है, उसके हाथ के कोई थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पा रहे, उसका पाँव नहीं है, मतलब कि उसकी ज़ाहिरी तौर पे बॉडी मुकम्मल ही नहीं हो रही, तो शिनाख्त को छुपाने के घर से ये काम हो सकता है कि उसके जो शिनाख्त वाले बॉडी पार्ट थे उनको अलहदा से जला के मसा किया जा रहा था। और दूसरा पता क्या होता है, हमने अभी कल एक प्रोग्राम किया, उसमें ये होता है कि अगर पुलिस को लावारिस लाश मिले, मतलब एक लाश मिली है जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो रही, तो वो उसको लावारिस करके दफना देंगे, उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। उसको कहेंगे जी लाश इस तरह लावारिस मिली, वो भी इसी तरह का कोई केस था कि नाले से लाश ऊपर आई, पुलिस ऐसी, यहाँ पे मैं अब क्या कहूँ, उल्टा सीधा लफ्ज़ बोल दूंगा कि लावारिस लाश किसी नाले, किसी जगह से बरामद हो जाए, उसके सर पे गोली भी लगी हो या उसके जिस्म के हिस्से हुए हों, ये लोग जहमत नहीं करेंगे कि जो गिरदो नवामे को
थाने हैं उनसे पूछ लें कि यहाँ पे किसी का कोई अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने कल इस तरह का एक केस किया है कि उसमें इसी तरह के मामला थे कि मतलब कि कुछ लोगों का मर्डर हो गया, उनकी बॉडी तहरी, तो पुलिस ने ढूंढ के उसको लावारिस करके दफना दिया। किसी गिरदोनवा में पूछा भी नहीं कि भाई कोई किसी का अगवा का मुकदमा, किसी कत्ल का मुकदमा कोई दर्ज हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो होता क्या है कि अगर फर्ज करें कि उसके जिस्म के इससे ऊपर भी आ जाते तो पुलिस यहाँ पे कोई सीआईडी नहीं लगा हुआ कि रोज उसको लेके जाती, फोरेंसिक कराती, जी पता करें। ये तो अपना काम बड़ी मुश्किल कर रहे हैं। ये ऐसा काम जो रब्बों पर गया, अचानक लाश DNA निकले कर लें तो पता चल जाएगा कि मैं उनका कह रहा हूँ खानदान कि क्या है। नॉर्मली क्या होता है, मतलब कि लाश निकली है और लग रहा है कि लाश पुरानी है, ठीक है, उसको देखेंगे था जो अपना थाना है कि यहाँ पे किसी ने कोई रिपोर्ट तो नहीं कराई भी। नॉर्मली क्या होता है, रेस्क्यू को बुलाते हैं, रेस्क्यू जो है लावारिस करके उसकी 4 तस्वीरें खींचती है, उसको दफना देती है। अगर ये जो नाला आप देख के हैं वो कितना गहरा नाला था, ठीक है, और कितना बड़ा नाला था। मेरा ख्याल है कि 10 दिन 15 दिन अगर ये बैग उसमें रहता, एक तो उसने बह जाना था, दूसरा गोश्त ने गल सड़ जाना था। पानी में कितनी देर पड़ा रहना था, नॉर्मली अंदर को मछलियाँ, कोई इस तरह के डड्डू, कोई भी हशरात होता है वो उसने गोश्त खा भी जाना था। और जो उसकी बाकी शिनाख्त वाले हिस्से थे वो और जगह, मतलब कि इनको बहरहाल इनमें कोई ऐसा बंदा था जो वाकईतन शैतानी जहन का मालिक था, उसने अपने तौर पे थोड़ी बहुत रिसर्च की अच्छा, भी थी। मुझे ये लग रहा है कि ये मुख्तलिफ क्राइम का ना मजमुआ था, क्योंकि उस खातून को इतना पता था कि देखेंगे सांस अगर बंद करके उसको मारेंगे तो उसका ब्लड जो है वो कम बहेगा, यानी कि वो आपको पता है खून जिस्म में मस हो जाता है। अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा कि अब्दुल्ला की क्या तफ्तीश में बताया कि उसके इल्म में था, उसको बताया गया था कि ये मर्डर किया गया है, या उसको कहा गया था ये बैग फेंका हो? देखिए, अब्दुल्ला को इस चीज़ का इल्म था, वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सबसे पहले अब्दुल्ला ही ब्रेक किया, उसने बताया कि इस तरह की वारदात हुई है। अब दानिस्ता या गैर दानिस्ता हो सकता है कि उसने पुलिस को ये बताया हो कि मैंने कल कुछ बैग्स फेंके हैं, तो पुलिस को इससे क्लू मिल गया हो कि बैग्स फेंके हैं। नॉर्मली आपको पता है कि लाश को फिर इस तरह से डिस्पोज किया जाता है। अब्दुल्ला के वाले से जो हमने नॉर्मली वहाँ से पता किया है, तो उसके दोस्त साहब मिले, उन्होंने कहा यार बड़ा शरीफ सा बच्चा था और कुछ बीमार भी था, अक्सर हॉस्पिटल रहा करता था और मतलब कि उसको कुछ अरसे बाद हॉस्पिटल आने जाने की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरा, अब्दुल्ला को तब बुलाया गया जब ये तमाम तर बैग्स बन चुके हुए थे, ठीक है, और ये खबीस औरतें थीं, ये अपना घर तो तबाह कर रही थी, साथ अपने से जुड़े रिश्तेदार भी जो है, अपना यास्मीन का बेटा वो बेचारा फंस गया, सबा का बेटा कासिम वो फंस गया, और जिसको मारा उसकी वजह से जो सुगना बीबी का अपना बेटा था उसका घर तबाह हो गया, ठीक है, जो उसका अपना पोता था उसकी माँ जो है वो छीन ली। अब बदबख्त औरत यही करती है ना, मतलब कि अपना तो नुकसान करेगी, अपने साथ जुड़े लोगों का भी नुकसान करेगी। अब्दुल्ला देखें, अब अब्दुल्ला की अगर आप थोड़ा सा समझे ना, अल्लाह ना करे कभी भी किसी को इस सूरत हाल में फंसना पड़े, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अब्दुल्ला को अचानक से बुलाया गया और उसको सारी चीज़ें उस टाइम पता लग भी गई, वो क्या कर बतौर बेटा उसने अपनी माँ को किसी तरह से उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करनी थी ना। एक बच्चा जिसकी उम्र 17-18 साल है, वो भी मतलब कि तालीम हासिल कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शातिर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं है, उसको मामलाती ज़िंदगी नहीं पता। नॉर्मली वो अपनी माँ को इस हालत में देखेगा तो क्या करेगा, अपनी माँ को बचाने की कोशिश करेगा ना। वो दानिस्ता हो गैर दानिस्ता हो, उसको नहीं भी पता था, उसने फिर भी पता होता तब भी उसने यही करना था कि अब मेरी माँ ये बदबख्ती कर चुकी है, मतलब कि वो इस चीज़ को समझने से कासिर था कि क्या ठीक है क्या गलत है। बिल्कुल, वो अपनी माँ की ममता में उसको जो भी करना पड़ता उसने करना था, और वो देखें वो उसमें फंस गया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला को जब बैग उठवाया गया उस वक्त उसको ये नहीं बताया कि इसमें कटा हुए जिस्म है, ठीक है। नॉर्मली देखें, मैं अब आपको बात बताता हूँ, ये जो खबीस औरतें इतनी सियानी थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अपना जो राज है ना वो बच्चों के साथ शेयर करती हैं, कि अब्दुल्ला को बताती, कासिम को बताती, वो कहीं पे जाके था तो नानी ने आया हो जा चंद चढ़ाता है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि उसको जो इन्होंने कहा, उसे कहा कि ये कुछ ईंटें हैं, और उसको पता था मेरी जो है नानी जो है वो इस हवाले से मशहूर है और वो इस तरह की अमलियात करती है, तो उसको मेरा ख्याल ईंटें कह के उठवाई गई। और फिर मेरा ख्याल है जो उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया, उससे जब पूछा गया होगा कि तुमने आजकल में क्या किया है, और बता पुलिस वाले जब आपको खींचते हैं, उसमें जब उसने बताया होगा ना कि मुझे सुबह 7 बजे या 8-9 बजे बुलाया गया, मैंने 3 बैग चुकाए गए, वो तो ईटा से सुट के हैं, तो फिर आपको पता है कि पुलिस वाला इतना जो उसका जहन चल रहा होता है, वो उसके अंदर का जो एक खोजी होता है, उसने फिर तलाश कर लिया कि ये इस तरह से हुआ है, और फिर जब उसे पूछा कहाँ फेंका है, वहाँ से जाके फिर गोश्त बरामद हो गया, तो इस अंदाज में ये लोग पकड़े गए। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अब्दुल्ला जो है तफ्तीश के बाद मेरा ख्याल है कि उसका इसमें अमल दखल बड़ा कम होगा, और मेरे मुताबिक उसको गैर दानिस्ता तौर पे इस पूरी वारदात में शामिल किया गया, क्योंकि वो मारते और काटते वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसको एक बैग इसी तरह से उठवाया गया, उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसको पता होगा, क्योंकि
बदबख्त औरतें जो लाश का नामो निशान ख़त्म कर रही हैं, वो क्यों अपने घर के किसी छोटे बच्चे के साथ ये अपना जो है राज शेयर करेंगे कि वो बच्चा कहीं भी जाके मुंह खोल सकता है, क्योंकि बच्चे पे आपका कंट्रोल ग्रिप तो नहीं है ना। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब्दुल्ला जो है वो इन बदबख्त औरतों की जो खबासत थी उसकी नज़र हो गया। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे साथ अली हमजा साहब मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने तमाम वाक़ये को बयान किया और किस तरह बदबख्ती की उस खातून ने जो ज़ारा की सास थी और उसकी खाला भी थी, और ये तमाम जो था लड़ाई झगड़ा एक चुदराहट का था, एक अपनी बादशाहत का था, जो उसकी सास को अपने हाथ से जाता हुआ नज़र आया तो उसने एट द एंड ये सोचा कि मैं इस अपनी जो बहू है इसको ही मर्डर कर दूं, और वो यकीनन कामयाब हो भी जाती। लेकिन आपको पता है कि जुर्म जो है वो छुपता नहीं है, और आपको आइंदा आने वाली तमाम जो पेशरफ्त है उससे आगाह रखेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।